रही बात केसरियों की, हाँ। वो तो जो आपने बताया जी, उसमें तो बछड़ा आता नहीं, बछड़ा आता ही नहीं। कहाँ आता है। मेरे यहाँ 17 कालविंग हुआ, हाँ, 14 बछड़ी आई। क्या बात है। वो तो है ही, पूरे सबको पता है। वो तो नेचुरल और वो शॉर्टेड भी सीमन है। 3 कहाँ आई, मेरे यहाँ तो एक ही आया। तो ये जीनेटिक्स तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, और बिना जीनेटिक्स तो समझो कि मेरी अच्छी गाय है, कोई भी अच्छी गाय, इसमें मैंने 2-3 पीढ़ी भी अच्छा बुल डाला, लेकिन 7 पीढ़ी तक वो बच्चा देती है किसी भी। अगर 7 पीढ़ी पहले का एक बच्चा अगर आ गया और आपने 4 पीढ़ी तक अच्छे बुल डाले और 7 पीढ़ी का एक बछड़ी आ गई, तो खत्म, फिर से 7 पीढ़ी आ जाता है। ये रोटेशन खत्म कब होगा? इसीलिए ये रिजल्ट नहीं मिलता ना अपनी गाय में, यही कारण। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब अच्छी गाय से ही अच्छी संतति आ सकती है, मतलब किसी कम दूध वाली से या कम ब्यूटी वाली से अच्छी नहीं आ सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, आ सकती है, लेकिन उसमें बच्चों में कभी 7 पीढ़ी का वापस आ सकता है। आ गया तो, और आता है, हमने देखा है। साठ साल जिसने काम किया है, एफर्ट किया है, उसका फल ये हम ले रहे हैं, ऐसा है। वो तो आदमी भगवान को प्यारा हो गया, भगवान उसको अच्छा जन्म दे, मांग रहे कि हमारे आंगन में दे। कि आपने ब्राजील में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? सही बात बताओ तो ब्राजील यूज ना करे तो अच्छा, ब्राजील यूज ना करे तो अच्छा, अपने हट बस। और मिल्क तो कितना है वो तो हमने रूबरू देखा है, अपने से 1 लीटर ज्यादा है रोहित जी, पूरे इंडिया की। आज जिसने भी ब्राजील लगाया, कोई खुश है? बछड़ी पाके कोई खुश है? दिखाओ तो। ये 15,000 लीटर का जो सीमेंट डाला है, जिसने भी 7,000 निकाला है किसी ने निकाला है? 3,000 नहीं निकाल पाएंगे। आप बोलो कि भाई जिसने 7,000 निकाला है वो पर्सनली आपका नंबर दो और आपको मैसेज करे। आपने तो पूरा ना कंपटीशन भी देखा, मिल्क कंपटीशन सब वो क्या था, मतलब क्या आपने ऑब्जर्व किया? था, सुबह में बोले 17 लीटर दूध था, जब निकाला तो 4.5 निकला था। बोले कल 17 लीटर निकला था, बोले 17 का 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 4.5 तो थोड़ी हो सकता है। बापू को बोलते थे सागवाड़ी में दूध नहीं है, दूध नहीं है तो बुल उसका ही क्यों इस्तेमाल करते हो? आज कोई ऑप्शन है सागवाड़ी के अलावा बुल का? अब मेरे को भी थोड़ा इंटरव्यू आपका लेना पड़ेगा। अच्छा, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे? हाँ, लेंगे, क्यों नहीं ले, किसान तो ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, किसान है, आप जैसा किसान थोड़ा भारत का हर देश का व्यक्ति। किसान है ना, थोड़ा हार्ड प्रश्न भी पूछ सकता है, हाँ, क्योंकि तैयार है उसको आप। नमस्कार, एक और नए पॉडकास्ट IFIZCI के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं वो भावनगर ब्लड लाइन के एक परम प्रेमी हैं और उस पर बहुत विश्वास करते हैं, और उनके हर्ड में नामी विश्व स्तरीय बुल हैं भावनगर के। तो वो आखिर क्यों वो इस खास ब्लड लाइन पर काम कर रहे हैं और बरसों से इसी पर ज़्यादा फोकस उनका है। तो ऐसे एक गुणी व्यक्ति प्रवीण भाई चौधरी हमारे साथ हैं, और माधवी डेयरी एक बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड इस पालनपुर क्षेत्र में है और पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम और पूरे देश में विख्यात है, और अब ब्राज़ील तक इसके किस्से गूंजने लगे हैं। तो प्रवीण भाई चौधरी आज हम बात करेंगे, और ब्रीडिंग के कुछ उनके गुर, वो कैसे बुल सिलेक्शन करते हैं, क्या उनका पैटर्न तरीका रहता है, ये सब विषयों पर हम बात करेंगे। प्रवीण भाई केम छो? मजामा। तो प्रवीण भाई मजामा है। तो प्रवीण भाई आपके हर्ड में मैं देखता हूँ कई केसरियो जैसा आपके पास बुल है, और बारसेलो जैसा आपके पास, बापू का भावनगर का डायरेक्ट बुल है आपके पास। तो आपने केसरियो का चुनाव क्यों किया, बारसेलो का चुनाव क्यों किया, क्या देखा ऐसा? केसरियो में मिल्क और बारसेलो में स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर एंड मिल्क, दो, क्योंकि
हर फार्म का दो ही माइनस पॉइंट है, या तो दूध नहीं है, और दूध है तो उसका स्ट्रक्चर एंड इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ वो नहीं है, तो फिर वो दो अलग कर दिए पार्ट, कि जिसको ब्यूटी चाहिए, कलर चाहिए और दूध चाहिए तो फिर उसको केसरियो है, और जिसका कभी थन चार आंचल जॉइंट है, थन थोड़ा लटकता है, इम्यूनिटी कम है, बीमारी ज़्यादा आ जाती है, फिटनेस नहीं है, 4-5 लैक्टेशन के बाद गाय थोड़ी, क्या बोलते हैं उसको आप हिंदी में, थोड़ी ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ जाती है, हाँ। उसके लिए बार्सलो इज द फाइनेस्ट बुल। अच्छा, बार्सेलो वो सारे करेक्शन करता है। सब कर बापू ने यूज़ किया ना। अच्छा। बापू ने अपने हड़ में किया ना। अच्छा, कितने और साल बापू ने यूज़ किया? बापू का 2018-19 का मेन बुल था ना बार्सलो, अच्छा। और पेडिग्री वाइज भी था, और ये भी लक्षण थे। सिर्फ उसमें सागवाड़ी से बार्सलो मेरे अंदाज से निकलने का कारण है सिर्फ लाल है, कलर। कलर। अच्छा। कलर, क्योंकि उन बछड़े बेचना है तो आजकल लाल बोले काबरा ज़्यादा है, लेकिन मेरे को लाल पसंद है ज़्यादा, गड़कड़ा थोड़ा लाल हो, प्योर अच्छा, पूरा काबरा नहीं मज़ा आता है। अच्छा। मेरे को नहीं पसंद। तो वो तो आप 18 में आप कह रहे हैं, तो अभी क्या बार्सेलो की एज होगी? बार्सलो की एज होगी 11-12 साल। 11-12 साल। दोनों की सेम है, केसरियो बार्सलो सेम। तो आपके यहाँ कब से सर्विस दे रहा बार्सेलो? बार्सलो हो गया 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल हो गया। तो आपने सीधे भावनगर से लिया? राजसी बापा ने भेजा, दोनों राजसी बापा ने भेजा। अच्छा। केसरियो बार्सलो दोनों। तो बार्सेलो की पेडिग्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि क्या पीछे कौन कौन उसके कैसा बार्सलो का डैम क्या रिकॉर्ड है उनके? बार्सलो की माँ है 170। हाँ। और बाप है पांखलियो। और 170 का बाप है लिलडिनो। अच्छा। और माँ है 59। अच्छा। मूल रूपा लाइन ही है। हाँ। और जो केसरियो बार्सलो रूपा लाइन ही है, और अच्छा। बाप पांखलियो है। अच्छा। लेकिन अच्छा है केसरियो बार्सलो। और अगर मेरे पास तो बार्सलो की बछड़िया भी मिल्क में भी है, करीबन 3 बछड़िया जितनी मिल्क में भी है। मिल्क में आ गई लैक्टेशन में नहीं, लेकिन आप करें 1.5 साल से आपके यहाँ, तो फिर मिल्क में कैसे आ गई? मिल्क में राची बापा ने आया, सागवाड़ी में आई ना। अच्छा। सागवाड़ी की जो गाय है उसमें आई ना वो। हाँ। सागवाड़ी की जो 70 गाय आई ना, उसमें 3 बार्सलो की आई ना मेरे। अच्छा। इसीलिए। अच्छा। तो क्या फर्स्ट टाइमर में क्या उसका रिकॉर्ड रहा है कि कितना मिल्क जाता है बार्सेलो में? बार्सलो का जो सबसे ज़्यादा मेरे को 386 का दूध है। 386 नंबर है ना। हाँ। 3 बहुत दूध है उसमें। कितना था फिर? मेरे अंदाज से फर्स्ट लैक्टेशन मेरे को 2500 लीटर दूध मिलेगा बच्चे पीने के बाद। मशीन में। हाँ। अगर हाथ से धोते हो तो 500 ज़्यादा मानो। अच्छा। मशीन में दूध कम होता है। तो ये मिल्क बढ़ाने का जो तरीका है कि गायों में, और ब्यूटी बढ़ाने का जो तरीका है बच्चों आने वाली पीढ़ी में, तो वो क्या ध्यान के रख के करते हैं कि क्या हर गाय में बार्सेलो चल जाएगा या हर गाय में केसरियो चल जाएगा, ये देखते हैं आप या क्या करते हैं? देखना तो थोड़ा तो पड़ता है। पहले तो केसरियो की बेटियां है मेरे पास ज़्यादा, बार्सलो की भी बेटियां, बार्सलो का जो टचिंग होता है, पांखलियो की बेटियां है ज़्यादा। ये तो देखना ही पड़ता है, लेकिन ब्यूटी तो होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता ब्यूटी होनी चाहिए, लेकिन मिल्क भी तो होना चाहिए ना। और बार्सलो में पहले बार्सलो आया था फिटनेस के लिए, लेकिन जब मेरे हड़ में बार्सलो की बेटियां भी आई तो मुझे तो केसरियो जितना ही मिल्क मिला उसमें। अच्छा। अब लोग बोल रहे हैं कि दूध के लिए भी बार्सलो, तो मेरा तो काम हो गया। अच्छा। दूध भी आया, फिटनेस भी आया, ठीक है, नो डाउट। कलर अगर लाल गाय है तो ही लाल कलर आता है, थोड़ी भी आपकी गाय काबरी है ना तो काबरा आता है। अच्छा, तो मतलब बार्सेलो का रिजल्ट किसी भी कलर में आ सकता है, डिपेंड करता है मदर पर। हाँ, क्योंकि बार्सेलो का बाप पांखली और माँ रूपा लाइन है ना। लिलडिनो बुल है उसकी माँ का। तो लिलडिनो तो पूरी काबरी थी। लिलडी उसका बेटा लिलडी, तो आता है कलर। आपने नहीं देखे? फुल काबरी आती है, लेकिन पूरी लाल में स्पॉट तो आते हैं, लेकिन बार्सलो अच्छा है। और मेरे को भी ऐसे भी ज़्यादा काबरे नहीं पसंद, फुल काबरा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ठीक है। तो मतलब जो हम लोग एक धारणा रहती है कि
लाल बुल यूज करेंगे तो कहीं बच्चा लाल ना आ जाए, वो ये नहीं। मैटर नहीं करता नहीं है। नहीं नहीं करता। बाप या माँ का कैरेक्टर उतना वेरी करता होगा, पेडिग्री कर पेडिग्री उसका, पीछे उसकी क्या रहेगा? पेडिग्री क्या है, वो अगर उसके पेडिग्री में ही 2-3 पेडिग्री के आगे पूरा लाल होता है तो लाल पॉसिबल है। हाँ। फिर भी एक कुदरत के हाथ में होता है, हाँ। ये अपने हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा। अब केसरियों के बच्चे भी लाल है, बछड़ी है किधर, हाँ। कोई मान सकता है? पूरी लाल, 0 स्पॉट अच्छा। आती है। आती है। 100 में से 4 आ गए, हाँ। बाकी काबरे आते हैं। अच्छा। तो प्रवीण भाई, जो आपसे बात करके हमेशा मुझे लगता है कि मैं आप बात करके जब लगता है तो आप, इस देश में इतनी ब्लड लाइन है, मतलब गिर में, आप भावनगर के प्रति इतना क्यों रहते हैं कि भावनगर में ही ऐसा क्या है? मैं तो वो तो ज़्यादा उतना पता नहीं भावनगर में क्या है, हाँ। लेकिन कर दिया भावनगर। नहीं नहीं, ऐसे तो ना, आप नहीं कर सकते ऐसे, आप क्योंकि आप इतने सालों से गाय पालन में हैं और ब्रीडिंग पर हैं, लेकिन आपने इस बार तो पूरा हर्ड भावनगर है। अगर आपको लंबा दौड़ना है, हाँ। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, तो आपके पास क्या रास्ता है बताओ मुझे। आपको अच्छे बुल चाहिए तो भावनगर है, अच्छी गाय चाहिए, गाय में वैरायटी चाहिए, सब है तो भावनगर है। नो डाउट बाड़वा है, लेकिन बाड़वा लिमिटेड है ना। अगर चलो मेरे को 50 गाय बाड़वा लेना है, 25 गाय या 10 गाय बाड़वा लेना है, हाँ, है 25 गाय भुवनेश्वरी लेना है तो है। सागवाड़ी में मिल गई मेरे को राची बापा के, उन्होंने दिया है तो अभी हो गई, इसीलिए सब अच्छे हैं, तीनों अच्छी है। लेकिन पर्सनली मेरे को लगा तो मेरा टच भी बापू के साथ था। पहले भुवनेश्वरी और बाड़वा से मेरा टच इतना नहीं था, तो हम ब्राजील में मिले, वरना तो मैं और प्रताप बापू नहीं जानते थे एक दूसरे को। अच्छा। तो और बापू, प्रदीप सिंह बापू तो मैं हर 2-3 महीना होता था, 2 महीना तो ऐसे फ़ोन करके जाता था, बस ऐसे कि बापू हाजिर हो, बोले हूँ कल, बस ऐसे इसी में 2 घंटे बैठे, चाय पिया, वापस आए, सिर्फ ऐसे ही जाता था हमेशा। तो लगाव था भावनगर, और मेरे को भी कोई पूछना था, बुल लेना था तो एडवांस में मैं बोल देता, बापू आपने जो बुल दिया है धारणियों या वो काबरो, तो उसके बेटियों के लिए क्या, तो बापू के बोले वो जब बेटियां बड़ी होती है तब आ जाना, लेके जाना जो चाहिए वो। इतना था रिलेशन, तो फिर वो रिलेशन बढ़ता गया। अच्छा। और कुछ तो शायद इसी वजह से आप फिर भावनगर को लेकर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। तो प्रवीण भाई, आपने बार्सेलो आपके पास केसरियो है, तो आप क्या इसका सीमन कलेक्शन भी करते हैं क्या? ये कोई अगर सीमन किसी को ज़रूरत होती है तो आप क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या है? मैं नहीं देता सीमन पे सेल नहीं दिया, सेल किया नहीं, कभी किया, करना भी नहीं सेल। अच्छा। है अपने पास पड़े, अपने लिए है, अपने लिए रखते हैं। अपना लंबा दौड़ना है तो सीमेंट तो चाहिए ना। हाँ। बेच देंगे फिर, ऐसा नहीं हम सीमेंट डालते नहीं है, लेकिन पड़ा है अपने पास, भले रहना चाहिए, अंश रहना चाहिए। और रही बात केसरियों की, वो तो जो आपने बताया हो, उसमें तो बछड़ा आता नहीं, बछड़ा आता ही नहीं, कहाँ आता है। 17 मेरे यहाँ 17 कालविंग हुआ, 14 बछड़ी आई। क्या बात है, वो तो है ही, पूरे सबको पता है, वो तो नेचुरल। और वो भी 3 कहाँ आई, मेरे यहाँ तो एक ही आया। हाँ। 2 तो जो गाय मैंने सेल की थी उसके आया, मेरे यहाँ तो बछड़ा आया ही नहीं। अच्छा, तो ये तो ईश्वर ने नेचुरल उसको एक शॉर्टेड बना दिया। एक केसरियो राची बापा के पास था, वहाँ 130 में से 110 बछड़ी आई, मतलब सिर्फ 20 बछड़े आए 130 में से। फिर उन्होंने बोला कि मैं करूँ क्या, 130 आ रही है तो कितना सेल करूँ। मैं इधर इस साल 30-35 गाय बेची, मैं बेचता ही रहता हूँ क्योंकि केसरियो भर देता है। फिर अब जितना भी बेचो केसरियो भर देता है, क्योंकि बछड़ी आती है, बछड़ा आता ही नहीं, और उसमें दूध आता है। और जिसको केसरियों के बछड़ी ने केसरियों से प्रेग्नेंट गाय देता हूँ, भाई ले जाओ, आपके यहाँ बछड़ी आएगी, 80% आएगी, फिर तो ऊपर वाला है। तो केसरियों में मिल्क का और ब्यूटी का खजाना कहीं भाड़वा और इनका बीपी का सा ब्लड से जसदन नंद का बेटा है ना। हाँ, तो अच्छा, इस वजह से उसकी नंद का बेटा है, और उसकी माँ 180, केसर 180, उसकी माँ केसर 106। जो केसरियो था LEI 09, इसका मामा। और आज की डेट में इसके पहले जिसमें ज्यादा दूध था वो केसरियो था, इसका मामा ही था। तो पूरी लाइन में दूध है ना।
तो भाड़वा से क्या क्या था और इसमें? रही बात उसकी आगे की माँ कामा, हाँ हाँ कामा जो इसमें वो रडार का सीमेंट डाला। अब कैसी रडार के सीमेंट लिमिटेड थे, हाँ। कामा में डाला अच्छा। तो सिलेक्शन कम ही था ना, हाँ। तो कामा में डाला था, तो कामा कितनी ग्राई श्रेष्ठ होगी तब डाला। उसकी बेटी केसर और इसकी बेटी ये केसरी की माँ, और है भी मिल्क में आज भी देखो हड़ में। कभी ड्राई पीरियड में कहाँ जाती है गाय, 15-20 दिन ड्राई रहती है इतनी एज के बाद भी, और लुक कैसा है, इसीलिए लाए। तो भाड़वा से क्या कनेक्शन था? नहीं, भुवनेश्वरी से था। भुवनेश्वरी से। कामा भुवनेश्वरी की थे ना। हाँ कामा भुवनेश्वरी, और उसमें वो सुबोध दिया था तो केसरी वो आया था। सुबोध का भी रिलेशन हो गया। हाँ, इसीलिए श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि भुवनेश्वरी तो सुबोध तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, भुवनेश्वरी का द फाइनेस्ट केस सुबोध। क्योंकि जो लोग ब्रीडिंग पर जिनको थोड़ा समझ होगी, जो लोग करते होंगे गिर संवर्धन पर काम, वो सुबोध के बारे में उनको सबको पता होगा कि भुवनेश्वरी का सबसे सर्वश्रेष्ठ नंदियों में से एक, टॉप पर अगर कहें तो भी गलत नहीं है, तो वो सुबोध था। तो सुबोध ने ही एक पूरे हर्ड को बदल के रख दिया। तो आज भी सुबोध रिमेंबर रहता है कई लोगों की यादों में। तो प्रवीण भाई, आपने भी बीच में ब्राज़ील की बात भी छेड़ दी थी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि ब्राज़ील में कैसे काम होता है? आपने देखा, मैं आपको जितना ऑब्जर्व करता हूँ, आप बहुत ही अच्छे लर्नर हो, बहुत बारीकी से आप देखते हो चीज़ों को। तो आपने ब्राज़ील में क्या देखा, और हम कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, आपने क्या अपना ऑब्जर्वेशन लिया हुआ? दे आर ओनली कॉमर्शियल। उनको दिखा के, चाहे गलत दिखाओ, दिखा के बेचना है। हम नहीं बेच सकते ना दिखा के। अपने को तो गाय जो 10,000 साल 5,000 कृष्ण का जो वहाँ से उसकी जो है उसको संभालना है, और अपनी तरह से उसको डेवलप करेंगे, करते हैं। और अपने को, मैं तो अच्छा एक ही नियम पहले से किया था। अपनी गाय है जो 20 साल से हम कर रहे थे, तो उसमें 20 साल से ये तोखार 168 धारणियों ये सब मेरे ही बुल थे। तोखार 168 बहुत ग्रेट बुल था, लेकिन फिर भी जो हम कुछ देखना चाहते हैं ना, वो अपनी गाय में डेवलप नहीं हो पा रहा था। इतने अच्छी गाय थी, अच्छे बुल थे, फिर ऐसा क्या कि कल मर जाना है तो अपने हड़ में कुछ अच्छा देख के जाए। इसलिए राची बाबा ने बोला सागवाड़ी ले जाओ भाई, वरना मैं भी मर जाता बिना देखे, आप भी मर जाओगे, तो कुछ देख के मर जाए। तो फिर सागवाड़ी वहाँ गई, वहाँ से इधर आई। अब और क्या कर सकते हैं? अपने हड़ में अच्छी गाय, किसी को कुछ भी देना है या डेवलप करना है, अपने वंश में पीछे ट्रांसफ़र करना है, तो एक जीनेटिक्स तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और बिना जीनेटिक्स तो समझो कि मेरी अच्छी गाय है, कोई भी अच्छी गाय, इसमें मैंने 2-3 पीढ़ी भी अच्छा बुल डाला, लेकिन 7 पीढ़ी तक वो बच्चा देती है किसी भी। अगर 7 पीढ़ी पहले का एक बच्चा अगर आ गया और आपने 4 पीढ़ी तक अच्छे बुल डाले और 7 पीढ़ी का एक बछड़ी आ गई, तो खत्म, फिर से 7 पीढ़ी आ जाता है। तो सारे रोटेशन खत्म कब होगा? इसीलिए ये रिजल्ट नहीं मिलता ना अपनी गाय में, यही कारण। अच्छा, अगर हमें अच्छा बुल डाल के भी अच्छी बछड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बछड़ी में रिजल्ट नहीं आता है, इसका कारण यही है। बोले यार ऐसा क्यों हुआ? कभी बोलते हैं ना मैंने ये बुल डाला फिर भी बछड़ी ऐसी आती है, ये कैसे आ गई? ऐसा नहीं है, बुल का कोई कारण नहीं है। 7 पीढ़ी में से किसी भी बछड़ी आ गई किसी जनरेशन, तो 7 पीढ़ी पहले तो आपकी जनरेशन कहाँ डेवलप थी? वो तो हमने 2-3 पीढ़ी से किया अच्छे बुल डाल के, आ गई तो फिर से वही साइकिल रोटेट हो गई। इससे बोले कि भाई ये कल मरे, इसके पहले कुछ अच्छा कर देते हैं, और उसमें से ही फिर जो अपने यहाँ जो भी आएगा अच्छे बुल डालते रहो, जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा, क्योंकि स्ट्रांग है जीनेटिक्स। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब अच्छी गाय से ही अच्छी संतति आ सकती है, मतलब किसी कम दूध वाली से, कम ब्यूटी वाली से अच्छी नहीं आ सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, आ सकती है, लेकिन उसमें बच्चों में कभी 7 पीढ़ी का आ गया तो, और आता है, हमने देखा है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं आता है, लेकिन हमने तो देखा है, हमारे बहुत अच्छी गायों में भी संतान ऐसे आ जाते बीच में।
और ये भी अच्छी डेवलप हुए, सागवाड़ी में भी एक संतान गलत आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी यार इस आदमी ने 60 साल काम किया है, अब भगवान ने उसको बुला दिया, तो जरूरत थी देश को, लेकिन 60 साल जिसने काम किया है, एसोर्ट किया है, तो यार वो उसका फल ये हम ले रहे हैं, ऐसा है। वो तो आदमी भगवान को प्यारा हो गया, भगवान उसको अच्छा जन्म दे, मांग रहे कि हमारे आंगन में दे। सही बात है। जब लेकिन फर्क तो है अपने गाय में, उसमें फर्क। वो तो अभी मेरे यहाँ, मेरे पास एक भी नहीं थी, तब मैं भी बोल रहा था मेरी अच्छी है, मेरी अच्छी है, ये है। लेकिन जब आंगन में वो आई ना, तब सिर्फ गाय का फर्क नहीं है, उसका नेचर में फर्क है, उसके स्वभाव में फर्क है, उसका चलन, उसका जो बैठने की स्टाइल, सब में फर्क है। मैं ऐसा नहीं बोलता उसमें दूध ज़्यादा है मेरे से भी दूध कभी कभी कुछ गाय में, मेरी गायों में दूध ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ दूध से उसकी बछड़ी मेरी गाय में जितना दूध है बछड़ी में नहीं भी आता है। तो सागवाड़ी या भुवनेश्वर या बाड़वा, अगर माँ में दूध है 8 लीटर तो बछड़ी तोड़ेगी नहीं, देगी। ये जो लाइन वाली गाय, लाइन का मतलब ये होता है, लाइन वाली गाय में दूध है तो बछड़ी देगी। और अपनी गाय में अगर 10 लीटर भी हम निकालो, तो किसी भी मायका लाल की माँ में 10 लीटर निकाला ना, तो बछड़ी ने 10 नहीं निकाला अपनी गाय ने। और ये अगर लाइन वाली है तो देती है। हाँ, मतलब ये एक सर्टिफिकेट है कि ये फिर उस बैरियर पर रहेगी। स्ट्रेंथ है ना, अपने यहाँ तो एक आ गई, चलो स्ट्रेंथ आ गई, लेकिन पूरी 7 पीढ़ी तक स्ट्रेंथ नहीं है ना, इसलिए तोड़ती है। देती भी होगी किसी को, लेकिन हम तो बात करें तब जनरल की बात करें ना। हाँ, मतलब मैं सवाल ये था कि आपने ब्राजील में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? सही बात बताओ तो ब्राजील यूज ना करे तो अच्छा है अपने हड़ में, बस। मतलब और मिल्क तो कितना है वो तो हमने रूबरू देखा है, अपने से 1 लीटर ज़्यादा है रोहित जी, पूरे इंडिया की अच्छी गाय है अपनी। मेरे यहाँ 180 है, 190, 200 गाय है। अगर वो ब्राज़ील की 200 गाय है तो 200 लीटर दूध ज़्यादा है। अगर वो नेचुरल तरीके से रखता है तो। लेकिन वो तो कितने फार्म है, एक भी नहीं है ना, 1-2 होंगे शायद। एक देखा हमने तो कितना दूध था, वही 12 से 18, 19 वही था। तो अपनी भी कौन सी गाय है जो 15 लीटर नहीं देती है? देती है तो वहाँ भी 15 देती है एवरेज, तो वही 12 से 19 ही था ना। श्रेष्ठ गाय का 19 था। अब अगर मरिप्पा से 19 था, वो तो कंप्यूटराइज सारा रिकॉर्ड देखा था मैंने। तो हमारा भी कंप्यूटराइज 19 था, 12 से 19 था। तो उतना तो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी 8-8, 9-9 लीटर की गाय होती है, तो 19 हो गया ना। वो कहाँ बछड़ा पिलाता है, कौन सा बछड़ा लगाता है, तो 19 निकालता है। हमारे तो 18 बेचारे 9 लीटर निकालते हैं, और बछड़े को कुछ ना करो तो भी लीटर पिलाता है। देखा जाए तो हम लोग उनसे बेहतर ही पोजीशन पे हैं, उनके अच्छे फार्म्स में भी। अरे भाई अपने को अपना वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू नहीं है, ब्राजील का वैल्यू है। आज जिसने भी ब्राजील लगाया कोई खुश है? बछड़ी पाके कोई खुश है? दिखाओ तो। ये 15,000 लीटर का जो सीमेंट डाला है जिसने भी, 7,000 निकाला है किसी ने? किसी ने निकाला है? 3,000 नहीं निकाल पाएंगे। आप बोलो कि भाई जिसने 7,000 निकाला है वो पर्सनली आपका नंबर दो और आपको मैसेज करे। अगर याद करो कोई निकालता है तो बताओ मेरे को। बहुत अच्छी बात होगी, इतना भी अगर कोई निकालता है। 7 आधा, आधा भी निकाल दे। चलो आपकी गाय का 10 लीटर है, आपकी गाय 10 लीटर वाली है, टाइम का 10 लीटर, ब्राजील का 15,000 लीटर वाला आप सीमेंट डालो, फिर भी आपकी गाय ने क्या बोले 7,000 लीटर दूध निकाला? बताओ मेरे को, एक भी बताओ। और पर्सनल आपको, मेरा तो कांटेक्ट नहीं करे, आपको कोई भी बताएगा फिर जाहिर में बोल दो, नहीं देता है। अरे वो 15,000 लीटर का उनका कैलकुलेशन अलग रहता है। अगर ये वीडियो में उनका इतना फोटोशूट, उतने मास्टर लोग होते हैं कि वो TMR डालते हैं और वीडियो उतारते बोले क्या हाइजीनिक टेक्नोलॉजी। हम TMR डालते हैं तो अरे ये तो हमने वीडियो में देखा था, लेकिन उनका ये जो मास्टरी उनकी है ना भाई, वो क्या है, वो मेकअप लगाते हैं, सब दिखता है। तो आपने तो पूरा ना कंपटीशन भी देखा, मिल्क कंपटीशन सब। वो क्या था, मतलब क्या आपने ऑब्जर्व किया था? सुबह में बोले 17 लीटर दूध था, जब निकाला तो 4.5 निकला था। बोले कल 17 लीटर निकला था, बोले 17 का 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 4.5 तो थोड़ी हो सकता है। ऐसी बात है। लेकिन हम तो बोले 17 लीटर इसका बछड़ा मेरे को चाहिए, लेके आ जाते हैं। और वो भी इंजेक्शन डाला था,
हम तो कहाँ इंजेक्शन डालते, हमारा तो बछड़ी मुंह लगाते वो इंजेक्शन। तो आपने एक्सपो जेबू में भी देखा सब कुछ, मतलब वहाँ भी लाइव मिल्क कंपटीशन, गायें सब। कैसे आती हैं, क्या होती है, सब वहाँ का क्या रहा आपका अनुभव? एक पैशन, देश का जो पैशन है हाँ। वो है। वो है। हम पीडीएफए में जाते हैं तो हाँ। एक थोड़ा लो लेवल का है, लेकिन है ना हाँ। पैशन तो पीडीएफए में भी देखने को मिलता है। दिखता है। वही पैशन है अगली पीढ़ी को तैयार, क्योंकि पूरा पूरा कंट्री एग्री लैंड है। हाँ। कोई इंडस्ट्री है नहीं, बिजनेस एक ही है, या तो गाय या खेती, पशुपालन खेती। तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में पैशन के लिए करना पड़ता है और करते हैं, और ये पैशन है। छोटे छोटे बच्चे भी गाय के साथ खेलते हैं। हमारे यहाँ गांव में थोड़ा व्यापार या नौकरी लग गई तो गाय के पास जाता नहीं है, और वो तो आपने देखा ना पैशन, तो जो लेडीज भी क्या चला, तो वो पैशन के लिए तो उसको सलाम है। हमारे में हम बात करते हैं गौ माता की, लेकिन हमारे में पैशन नहीं है। हम माता भी 90% तो लोग सिर्फ दिखावे के लिए माता है, दिखावे। 10% जो लोग हैं वो तो ये कभी बोलते भी नहीं है। जो काम करता है वो तो कुछ बोलता नहीं, वो तो काम करता है ना। उसका कोई चैनल है, आपने सागवाड़ी का चैनल देखा? मतलब चैनल नहीं, कभी यूट्यूब फेसबुक का वो सब देखा? किशोर भाई का, राची बापा का देखा? कभी नहीं। जो करना है वो तो करते ही है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो तो फिर कुछ तो दिखाना पड़ता है, तो दिखाते हैं जो भी करते। नहीं देखिए, जो जिसका काम बोलता है ना, उसको ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत होती ही नहीं है कभी भी। वो उसका प्रचार, उसके बारे में उसका काम लोग खुद बताते हैं कि इसका काम ऐसा है। रोहित जी, जिसको काम करना है ना उसको पता है कि मैं आज काम करूंगा तो परिणाम 20 साल में मिलेगा। अब क्या बताने का। आज चालू किया, मैं सबको बोलता हूँ कि ये जो चालू किया है ना 20 साल बाद देखना, आज छोड़ दो बात। आज तो लोग गलत ही बोलते हैं आपको, ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, गलत। कोई सही बोलेगा ही नहीं। बापू को बोलते थे सागवाड़ी में दूध नहीं है, दूध नहीं है तो बुल उसका ही क्यों इस्तेमाल करते हो? आज कोई ऑप्शन है सागवाड़ी के अलावा बुल का? है कोई ऑप्शन? बहुत कम। जो भी आज बीपी या भाड़वा के बुल होंगे तो बहुत ही कम लोगों के पास है। बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास होंगे। क्यों है? काम किया है तब ना, तो काम तो दिखता है। और मेन बात है कि जब उनका बुल अपने अड़ में डालते हो तब जो इन्फ्लुएंस होता है ना, जबरदस्त। मैंने पहली बार हमारे गाय में तोखार 168 में लाया था ना, तब जो जंप आया था ना बछड़ी में, जबरदस्त। हाइट, बॉडी, मिल्क। अरे पहले स्टार्टिंग में तो ब्यूटी देखते हैं, बछड़ी जब आती है वो तो एक ही रास्ता है, ब्यूटी। लाजवाब है मेरे पास। अच्छा, उसके बच्चे हैं? 23 बछड़ी है, 23। अच्छा। उस टाइम 11.5 में बेचा था मैंने, कितने साल पहले वो बुल, 11.5 लाख। कितने साल हो गए पता नहीं मुझे, तो तब 11.5 लाख में मैंने वो 10 साल करीब हो गए बेचा। 3 साल हो गए ना। अच्छा। 3 साल के बाद तो बुल क्या करने का, पहले तो अपने पास इतनी गाय थी ना, 15, 20, 25 गाय थी, फिर तो रोटेट करना ही पड़ेगा। तो रोटेट करना, उस 11.5 में बेचा था। तो इतनी वर्थ थी उस बुल की। बहुत मस्त, बहुत मस्त। अब ये जो भी वंशज है उसके पीछे का वंशज है। मेरे गए। प्रवीण भाई, आप माधवी तो मिल्क प्रोडक्ट्स पे भी बहुत उसका काम है, तो क्या गिर आप एज अ डेयरी काव मानते हैं? एक्चुअली कोई भी देसी गाय है ना, वो डेयरी काव 100% नहीं रहती है। अगर आपके पास ग्रेजिंग लैंड नहीं है तो, अगर आपके पास लंबा चौड़ा ग्रेजिंग लैंड है तो मिल्क काव अच्छी है। कोई भी देसी काव, कोई भी, और कोई भी देसी, चाहे गिर, कांकरेज, शाहीवाल, थारपारकर, दूध सरखा ही है। सबका एक जैसा, सबका सरखा है। किसी का ये बोलते हैं ना गिर का ज़्यादा है, मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस में तो कांकरेज का ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, आपके हर्ड में तो कांकरेज भी है? मेरे हड़ में नहीं, जहाँ भी हड़ में वहाँ भी। अच्छा। 500 ग्राम कांकरेज का ज़्यादा निकलेगा। अच्छा। लेकिन आप समान मान लो सबका। लेकिन कांकरेज गाय कोई लेता है तो दूध के लिए लेता है, इसलिए केयर होती है। घीर कोई लेता है तो सिर्फ शौक के लिए, ब्यूटी के लिए लेता है, इसलिए घीर का दूध में काम कम हुआ है, ब्यूटी में और उसमें ज़्यादा हुआ। अब दूध देखने लगे सब। हाँ, लेकिन लोग अब बहुत सारे लोग डेयरी पर्पस से भी गिर को रख रहे हैं। भुवनेश्वरी दूध, मिल्क में भुवनेश्वरी का आज भी नाम है ना, बढ़वा का भी नाम है।
लोग सागवाड़ी में बोलते हैं दूध, लोग बोलते हैं, हाँ। मैं तो नहीं बोलता। आपका अनुभव मेरे है? को तो अब एक्सपीरियंस हुआ कि सारा दूध तो है, हाँ, अपने गाय का जितना ही है, हाँ, लेकिन बापू ने बताया नहीं ना। बापू को पूछते बापू कितना दूध है, बोले देती है 2-3 लीटर है नहीं है दूध। बापू तो क्या, बापू को पता है मेरे को गाय का बेचनी है। बापू सीक्रेट्स बहुत सारी चीजें रखते थे। बापू कहाँ बताते, बापू का हृदय खोलने का काम तो पता नहीं किसने किसने खोला होगा, नहीं खोलते ना। पापा क्यों ने खोले? पापा ने तो खोला होगा, राशि पापा ने, रांची पापा तो, किशोर भाई ने तो खोला होगा। अब वो तो आप पूछ लेना वहाँ जा रहे हो। किशोर भाई से ज़रूर पूछेंगे कि आखिर वो भावनगर का मैजिक को कैसे उसका दरवाज़ा खोल पाए। तो लेकिन आजकल लोग, मैं देखता हूँ कि जितने भी जो नए लोग गौपालन में आते हैं, उनका मुख्य मकसद, वो सुंदरता की तरफ तो आकर्षित होते हैं, लेकिन उनका मकसद ही डेयरी होता है पहले दिन से। डेयरी होना चाहिए। मेरी बात सुन, मेरा मकसद भी डेयरी है ना, मेरा हाँ। काम भी दूध का ही है। हाँ, आज रोज 8-9 हज़ार लीटर मेरा दूध है पर डे। पर इस्तेमाल होता है। हाँ, तो लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये गाय है जी। वो बैठी हो, जी मेरी है, जी। और ये गाय सागवाड़ी है, हाँ। या भुवनेश्वरी या बाड़वा है, हाँ। खिलाने का सरखा, हाँ। रखने का सरखा, आदमी का खर्चा सरखा, हाँ। उसमें जो बूल डालने का वो तो हम अच्छा ही डालते हैं, हाँ। तो बच्चा में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? हम्म, सरखा खर्चा सब है, हम्म, तो फिर उसकी जगह पे ये क्यों ना करें? हम्म, आप बात समझ गए? हम्म, लाइफ टाइम मेरे को समझो बेचना नहीं है गाय। अगर 100 गाय ये है, 100 में से 200 हो, 150 हो जाए, सर खर्चा तो सरखा है, चाहे मेरी रखो या सागवाड़ी रखो, तो फिर वो क्यों नहीं रखना? सही बात। बच्चे, अपने बच्चे कौन लेगा? हम्म, कोई हाथ में नहीं पड़ता, चाहे जितना भी सुंदर हो। हम्म, सागवाड़ी का थोड़ा भी डीम है तो भी कम से कम कोई, भले पैसा ना है तो भी कोई ले तो जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व, बछड़े का प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व। ऊपर से अपने को बोलना पड़ता है कि ये बछड़े नहीं है, इसीलिए किया गया खर्च, अपने को गाय तो रखना ही है, तो उसकी जगह पे वो रखो, तो जो आएगा अच्छा आएगा और एक सुकून भी मिलेगा। अगर नई पीढ़ी में ट्रांसफर करना है तो भी होगा, बछड़े का भी प्रॉब्लम सॉल्व, दूध सरखा है, और चलो थोड़ा भी कुछ ये बूढ़ी गाय में टीट्स का प्रॉब्लम है, तो बच्चे तो अपने हाथ में है ना, बूल तो अपने को डालना है ना, बूल अच्छे डालो, और जहाँ से बूल लाना है उनका और अपने में उनको अच्छा लगेगा तो वो बुल देंगे। तो उन्होंने गाय दिया है तो रांची बाबा बुल भी देंगे, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। और क्या बोलते हैं उनको, लेकिन उन्होंने दिया गाय, वो बड़ी बात है, वो ठीक है, अभी अपना भी कोई नसीब होगा। भाई आपके हर्ड में अभी करीब 150 प्लस 180 प्लस गायें हो गई, तो आप कैसे इनका मैनेज करते हैं? फीड का कैसे मैनेज होता है, क्या खिलाते हैं, कैसे? देखो 5 लोग हैं, 5 लोग, ये TMR से जाता है। हाँ। और ये सब रीलिंग बनी हुई है, हाँ। तो वहाँ इधर से गाय छोड़ो, जहाँ ले जाने वहाँ कोई आदमी की जरूरत नहीं। और मिल्किंग पार्लर है, मिल्किंग पार्लर में 2 आदमी, हाँ। और 2 आदमी फीडिंग के लिए। अच्छा, 5 2 7 2 9 लोग, 4 लोग, और एक अपना मैनेजर है, वो आधा डॉक्टर है, हाँ। काल्विंग कराता है, इंजेक्शन का देता है, हाँ। और क्या चाहिए। अगर मेजर कोई प्रॉब्लम है तो अपने भरत भाई यूनिवर्सिटी वाले आते हैं, मेरे क्लासमेट भी है, हाँ। मेरे फ्रेंड भी है, और इधर से 1 किलोमीटर उनका घर है, ये ऐसे भी हर संडे को आते हैं, ये बातें करते हैं, चाय पीते हैं, परिवार के साथ आते हैं, बच्चे को भी इधर खेलना पसंद आता है, हो जाता है। बाकी तो देश में इसमें जरूरत क्या है, खुली रखो, अच्छा वासी खाना नहीं, अच्छा खाना दो, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। और इतनी गाय तो आदमी को प्रॉब्लम होता है, आदमी मरते हैं, ये होता है, तो फिर साल में एक गाय भी भगवान को प्यारी हो जाती है, कोई ना कोई कारण से। बाकी इसमें क्या करने का है, कर बताओ। तो वैसे आपने कभी इस तरह का एज्यूम किया या कैलकुलेट किया कि प्रति गाय, एक एडल्ट गाय, कितना खर्चा होता है प्रतिदिन का, या पर महीने का, या पर एनम का? नहीं, वो रोहित जी, खर्चा तो सबका सरखा ही होता है। मैं तो मान रहा हूँ कि एक गाय का खर्चा, अगर मिल्किंग गाय है तो उसका 300 रुपया होता है प्रतिदिन, अगर मिल्किंग गाय। हाँ, मिल्किंग गाय। बाकी ये तो 100 के नीचे 60 70 80 रुपये बछड़े।
ठीक है, तो ये और अगर आपका अच्छा वो है तो 350-400 रुपये होता है। होता है। अगर आपके पास समझो कि मैं तो 4 किलो अनाज मिल्किंग को खिलाता हूँ, दाना 4 किलो सुबह मिक्स, शाम? सुबह नहीं, 2-2, अच्छा, 2-2 2 किलो सुबह में, 2 किलो शाम। सबसे कम खाद फीड कोई देता है तो मैं देता हूँ। अच्छा। 7 किलो देते थे दिन का, 6.5 किया कि मिल्किंग में क्या असर होता है। 7.5 किलो से 4 किलो पे आए। हर हफ्ते 250 काटते गए। फिर 5 किलो आया, फिर हर महीने 250 काटा। दूध का फीड कम, और दूध कितना कम होता है उसका, जब तक ये बैलेंसिंग रेशियो न हुआ ना, तब इसलिए हम 4 किलो पे आए। अच्छा। 4 किलो पे आए तो 250 ग्राम दूध कम हुआ। अच्छा। तो मैंने बोला चलो 500 ग्राम किलो अनाज दाना कम होता है तो 250 ग्राम दूध कम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मेरे गाय जहाँ जाते दूध ज़्यादा देते, मेरे को कम देते, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन फीड का और दूध का है। हाँ, तो वो तो मैंने देखा है। हाँ। मैं तो सबूत हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइमर एक हिफर प्रवीण भाई के यहाँ से हमारे हम पे आई, और वो 3 लीटर हमें देती है और 3 लीटर बच्चों को पिलाती है 2 थन से, आज भी, मतलब 5वें महीने में भी। आप बोलो, वो मेरे यहाँ नहीं देती उतना। हाँ, नहीं देती कभी, क्योंकि मतलब मेरा क्या है, खिलाने का और दूध का रेशियो कैलकुलेटेड से 4 किलो पे आया हमारा, और उसमें भी अनाज नहीं है, अनाज बहुत कम है। अनाज से और दूध बढ़ता है। सही बात है। हमारा टारगेट है अनाज धीरे धीरे कम करने का। अनाज अभी 4 किलो में तो 25% ही अनाज है, चाहे वो मक्का गेहूँ जो भी। 75% तो ये चूरी और सब अलग अलग है, कपास और आखा। बेसिकली एक सेट पैटर्न आपको तय कर लो, फिर उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप जैसा डालोगे फिर वैसा ही आप अपने रीजन के वाइज, अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपना रख रखाव, आपका ग्रीन फॉडर, आपका सूखा फॉडर में वैरायटी, इसके हिसाब से आप दाना बनाओ। अच्छा। आपका दाना मेरे को कभी शूट नहीं होगा, मेरा आपको शूट नहीं होगा। मेरा दाना आप खिलाओगे तो आपके यहाँ 2 लीटर दूध हो जाएगा, 6 लीटर का। हाँ, क्योंकि आबो हवा, वहाँ का मिट्टी पानी सब अलग है ना। सब अलग है, और गाय भी अलग है। दूसरा, गाय तय करो। घनश्याम बापा ने एक बार मेरे को बताया था, उसको ब्रह्म सूत्र है हमारे लिए। आपके आंगन में, आपके पानी में, आपके फॉडर में, आपके स्वभाव में, आपका ये पेड़ पौधे, उसको जो गाय अनुकूल है वो गाय आपकी, प्रकृति मतलब वो गाय आपकी, बाकी आपकी नहीं। चाहे किसी भी सागवाड़ी लाओ, भुवनेश्वरी लाओ। तो हमने वही किया, जो अपने को सूटेबल है वही रखा और वही वंश वेला आगे बढ़ाए। बाकी जितनी भी अच्छी गाय है, बोले किसी को भी भाई अच्छी है लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं है, तू ले जा, तेरे लिए बहुत अच्छी है, हमने निकाला। वही गाय रखो, वही गाय सूटेबल। आपको क्या सूटेबल, आपके फीड से सब, आपके स्वभाव, आपका वो सब एक हो। फिर मैं, आप नेचुरल ब्रीडिंग के अलावा आप तकनीक पे भी थोड़ा सा गए हैं, मतलब एम्ब्रियो पर भी आप शिफ्ट हुए हैं। अरे वो सब क्यों, क्या एम्ब्रियो जो सागवाड़ी की मेरे पास 70 में से जो बूढ़ी है बहुत, जो बूढ़ी जिसकी सेवा करनी है, तो मेरे को एम्ब्रियो तो नहीं निकालना था, 1 साल से ना बोल रहा था। लेकिन किशोर भाई का फोन आया, प्रेम भाई कल ये लंपी आया था हमारे पास वाले गांव में, 2000 एक गौचर था, 2000 गाय थी, 50 बची। 1950 गुजर गई, 1950 मर गई। मेरे यहाँ 22 गाय को लंपी हुआ था। आपके इस फार्म में मेरे 7 गाय मरी थी मेरी 2022 में। ये अभी लंपी आया था ना, 1-1.5 साल पहले। हाँ वही, 7 गाय मर गई थी। अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ भगवान की, उसकी कृपा नहीं बोल सकते, लेकिन वो कभी हमसे नाराज होता है तो करता है, तो अपने पास फिर से गाय खड़ी करने का रास्ता क्या है? मैंने बोला नहीं है। बोले ये ऐसे होगा, मैंने बोला नहीं होगा। तो बोले थोड़ा निकाल दो, स्टोर कर दो। कभी समझो कि आपका जो अभी तो बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, उसमें से थोड़ा पैसा आप कभी डालते होगे, नहीं डालता, लेकिन फिर भी ना सरभर हो जाता है। फिर भी अगर कुछ लॉस हुआ तो गाय बेचनी पड़े, तो फिर से कल आपकी स्थिति अच्छी, आपके बेटे को, आपके बेटे के बेटे को कोई प्योर घी डेवलप करनी है, तो आपके पास कोई रास्ता है? मैंने बोला नहीं है। बोले इसलिए निकालो। मैंने बोला गाय तकलीफ होगी, बोले कुछ नहीं होगा, निकालो। फिर मैंने निकाला, उस दिशा में आप बढ़ गए। और एम्ब्रियो मेरे पास पड़े प्योर सागवाड़ी के, और एलीट का उसका बुल सीमेंट भी किशोर भाई ने दिया है।
उन्होंने बोला कि यही डालो, फिर मैं तो कौन सा बुल इस्तेमाल किया? नंद? और एक रूपानो मोटो दिया था, पांखलियो, वो 2 उन्होंने दिया था। और अभी अपना एम्ब्रियो का चालू है। नेक्स्ट टाइम वो बोले अब क्या देते हो। देखेंगे साल भर बाद कुछ रिजल्ट। हाँ, स्टोर किए पड़े भले बच्चे पड़े हैं। एक कंटेनर में 200 बच्चे पड़े, इतनी जगह पे 200 गाय मेरी पड़ी है। अब देखेंगे, अपने को अभी डालना सैंपल के लिए मैंने ये बछड़ी अलग किया है, सैंपल के लिए, प्रयोग के लिए डालेंगे। 6 बच्चों में आप डालेंगे? कितने? 6 बच्चे में, 6 काऊ में, वो भी गिरी, उसमें डालेंगे। और एक कांकरेज डालना है, कांकरेज में मैंने निकाला एक। तो 6 से 7 बच्चों का लगभग साल भर बाद आपके यहाँ रिजल्ट आएगा? हाँ, उतना आएगा। चलिए देखेंगे बस उतना ही। इसके अलावा मेरे को अपने को स्टोर कर यूज लिया। नहीं करना। ये सिर्फ पड़ा है, भले पड़ा, भगवान ऐसा मौका न दे, लेकिन कल क्या किसने क्या देखा है। सही बात है। तो चलिए प्रवीण भाई, ये बहुत सारी बातें ब्राज़ील की भी हो गई, आपका पैटर्न भी हो गया, बुल्स के बारे में बात होगी। तो एक लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है ये वार्ता, और आप लोग इसे पूरा देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। और फेडरेशन, खासकर FIZCI को आप फॉलो करिएगा इसके यूट्यूब पेजेस पे। इसके जितने भी वीडियोज़ हैं, बहुत ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और अच्छे लोग हैं के इंटरव्यूज़ इसमें हैं, जिन्होंने करके दिखाया है और जो कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के इस पर वार्ता आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्रवीण भाई, अब मेरे को भी थोड़ा इंटरव्यू आपका लेना पड़ेगा। अच्छा, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे? हाँ, लेंगे, क्यों नहीं ले। किसान तो ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। किसान, आप जैसा किसान भारत का हर देश का व्यक्ति। किसान है ना, थोड़ा हार्ड प्रश्न भी पूछ सकता है। हम तो हमेशा ही करते बैठे हैं इसमें। वो आप आए, इसका मैं भी मेंबर हूँ, तो मैं पहले दिन का हूँ। स्टार्टिंग हुआ था उसी दिन का मेंबर हूँ। वो मैं भी बहुत प्राइड महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये संगठन हमारा ही है, हमको ही डेवलप करना है और हमारे लिए है। और मैं तो इतना तक किसान बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। जो सरकार नहीं कर सकती वो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार सब मिलके कर रहे हैं। सरकार कर रही है। सरकार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, थोड़ा हर सरकार है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ये प्रश्न कर रहा हूँ कि कल मतलब हमारा कल होता है 1 साल, 2 साल, कल, परसों, 5 साल, 10 साल बाद इसका परिणाम क्या आएगा, वो आप मेरे को बताओ। देखिए, FIZ का परिणाम देसी ब्रीड के में किसानों की वेल्थ में नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, इसका परिणाम गाय में क्या आएगा। देखिए, इसका परिणाम वेल्थ में तो आएगा ही आएगा, 100%। मतलब वो तो आएगा ही आएगा। किसान की आय बढ़ेगी, ये जरूर होगा। गाय में क्या परिणाम? गाय में भी यही फर्क आएगा, जो आज आप कर रहे हैं ना, जो आप कर रहे हैं, जो प्योर वंश है, प्योर वंश को बचाना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, और उसे कैरी फॉरवर्ड लेकर जाना। हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्लान किए हैं FIZCI ने, जिससे अगले 100 साल तक भारतीय गायों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। बताओ तो कैसे? वो इसी तरीके से कि हम ऐसी तकनीकी विकसित करना चाहते हैं, ऐसी लैब्स देना चाहते हैं, और ऐसा एक सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं, जिससे कि जो हमारी नस्लें हैं उनकी जो प्योरिटी है, लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सब कुछ ब्रीडिंग से ही हो सकता है। कुछ भी हो गौवंश में, वो ब्रीडिंग ही एक तरीका है, चाहे वो गौवंश बचाने का हो, चाहे गौवंश को सुधारने का हो, या कुछ भी करना है आपको, चाहे व्यवसाय खड़ा करना हो। जब तक शुद्धता नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और शुद्धता के लिए ही FIZCI का गठन हुआ है, और एक बहुत बड़ा सेंट्रल डाटा सिस्टम हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें देश का हर योग्य बुल, हर योग्य बछड़ी, हर योग्य गाय पूरे देश में कहीं पर भी है, चाहे पौंडीचेरी में है, कोई भी ब्रीड की, देसी ब्रीड की, उनके सब का एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम DNA बेस्ड बनाना चाहते हैं, ताकि वो सबके एक्सेस में हो। देखिए, आज ब्राज़ील सफल क्यों है, उसकी सफलता के पीछे वो एक सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम है। हम कहते हैं ना कि कृष्णा बुल का 80% वहाँ की गिर में खून है। ये कैसे कह पाते हैं? ये ऐसे ही कह पाते हैं कि उनके पास वो सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम है, जहाँ से आज इस
किसी ब्राज़ील के किसी फार्म में एक बच्ची का जन्म हुआ है, उसका डीएनए टेस्ट करके पता करते हैं तो पता लगता है कि इसमें कृष्णा का खून है। और हम पहली बार जब आप IFIZ से मैंने एक प्रश्न पूछा था जी कि हाँ, और हमने ब्राजील में देखा हाँ जी जी कि आपके यहाँ सीमेन, इस बुल का सीमेन निकालना है हाँ तो आप नहीं निकाल सकते, हाँ या तो आप बेच नहीं सकते, हाँ। आपको वो उनका उस क्या नाम, एसोसिएशन के एसोसिएशन का टेस्ट supervision, करेगी, हाँ, उसके उस बाद पर सिक्का मारेगी, फिर वो होगा। ये आज क्या है, हर आदमी बुल सीमेन निकाल देता है हाँ, और हाँ, पेडिग्री दिखा पेडिग्री देता है, दिखा लोग डालते भी है, हाँ। पता नहीं सब सही होंगे, लेकिन हाँ देखिए, हर इतना व्यक्ति इतने बड़े लेवल पे जांच भी पॉसिबल नहीं है। हर गौपालक कर रहा है अपनी दृष्टि से। तो ये आपने बताया कि IFIZ भी ऐसा करेगी, समझो कि कोई बुल है प्रूवन बुल, वो प्रूवन होना चाहिए, बिल्कुल प्रूवन होना चाहिए, उसका जो माँ बाप जो पेडिग्री है वो राइट होनी चाहिए, होनी और उस पर आपका सिक्का लगेगा, सिक्का होना चाहिए। तो ये ही और वही सीमेन मार्केट में चाहे भले वो बेचे या ऐसा, लेकिन वो जो आप एक बार बताया था, तब मेरे को ये आपका जो आइडिया ना वो एकदम क्रांतिकारी लगा था। वही इसीलिए कि किसान के घर में भी एक सर्वश्रेष्ठ बुल की बछड़ी आए, वो बछड़ी जब दूध देगी और जब वो जनरेशन में आएगी वो तभी रखेगा, उसको दूध भी मिलेगा, उसको वंश भी मिलेगा। अगर वो सेल भी करता है मान लिया अपनी बछड़ी, तो उसको दाम भी मिलेगा। जब ये तीनों तरीके अपनाएंगे ना, तभी गौवंश बचेगा। आज हम लोग कहते हैं ना कि गाय बेचारी है, गाय बेचारी है, गाय बेचारी है। वो बेचारा वाला टैग जब तक रहेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें ऐसी, आज हम भावनगर की बात करते हैं, बाड़वा की बात करते हैं, भुवनेश्वरी की बात करते हैं, ये एक एलिट क्लास की गायें जब जिस हर्ड में है वो कोई बेचता है या बेचेगा भी तो उसको कितना दाम मिलता है, आप ये भी तो सोचिए। हम अगर उसी क्लास को डेवलप करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो वही मकसद है कि हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जिससे जो फार्मर वेलफेयर में हो और जो सरकार के सामने उन स्कीम्स को लेकर बात कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। एक किसान कभी भी गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकती या किसी बड़ी संस्था से बात नहीं कर सकती। उसके लिए आपका एक ऐसा ताकतवर एक पॉइंट होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जो बात करे और जो उन चीज़ों को लागू करे। आपका एक वीडियो मैंने वो एक इंटरव्यू भी देखा था कि बहुत सारे हड़ बंद होने पर आपने कुछ एक डाला था। जी जी जी। तब मेरे को ये इसीलिए बंद होते हैं क्योंकि तब वो मेरे को सुधार नहीं होता है। तब मेरे को मेरा फार्म याद आया हाँ। कि सही में अगर मेरे पास भी ये सागवाड़ी न होती ना, तो मेरे को भी यही दिक्कत का सामना करना। क्यों? क्योंकि आज सागवाड़ी के आपने देखा कि भाई आपके जो भी बछड़े मेरे को बता, सागवाड़ी के बछड़े, मैं बोलता नहीं पैसा अलग चीज है बिल्कुल, लेकिन सागवाड़ी का बछड़ा हम दूध पिला के बड़ा करते हैं तो उसका खर्चा देके जाता है, ठीक है। वो कितना देके जाता है वो तो एक ऊपर वाले के कोई या वंश दे दे तो अलग चीज है। सागवाड़ी की गाय बूढ़ी हो, एक आंचल हो, बूढ़ी हो, अपने पर बैठ गई है, फिर भी आज उसका पैसा है। तब मेरे को लगा कि मैं पहले जाग गया। बिल्कुल जाग गए। और देखिए, ब्रीडिंग से ही कोई भी डेयरी फार्म, कोई भी गौशाला वो प्रॉफिट में जा सकती है, पालक प्रॉफिट में जा सकता है। और आज की बात अगर हम बताएं ना, गौधन कहते ही इसलिए थे कि गौ से धन आता था, गौ से धन आता था, गौ से किसान पलता था, गांव पलता था, देश चलता था। वो क्योंकि अब डेटोरेट हुई ना क्वालिटी, तब वो एक ऐसी गौशाला में गई जहां बेचारी बन गई। जो योग्य गौशालाएं हैं वो हमेशा उन्होंने दूध उत्पादन लिया और पीढ़ियां बढ़ाई। और आज हमको उसी दिशा में लोगों को अवेयर करना है। IFIZ का मकसद अवेयर करना है, टेक्नोलॉजी देना है, सुविधाएं देनी है और सब कुछ एक अच्छा एटमॉस्फेयर में प्रदान करना है। और एक बात आपको समझो कि 50 गाय का करो, 50 का क्यों करो भाई, 25 का करो, 5 का करिए, 10 का करिए, 25 का करो, 25 का करते हो तो 10 का करो, लेकिन वो पैसा ये इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें मत डालो। गाय अच्छी, बस अपना भी जीवन का वही मकसद। गाय अच्छी लेने का मतलब नहीं होता है कि 10 लीटर वाली लो, पेडिग्री अच्छी। तो IFIZ की यही कोशिशें हैं और बहुत ईमानदार कोशिशें हैं। किशोर भाई, मदन जी, इन सब ने बहुत देश दुनिया घूमने के बाद कुछ सोचा है भारत में गौपालकों की बेहतरी के लिए। और मेरी कोशिश है कि वो उनके उस विज़न को और उस मिशन को मैं स्प्रेड कर सकूं। और मैं भी उस ईमानदार कोशिश में, और प्रवीण भाई जैसे गौपालक इन एसोसिएशन से और इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्य बनिए और किसानों के वेलफेयर में और अच्छी नस्लों को स्प्रेड करने में आप एक योगदान दीजिए।
तो प्रवीण भाई, मुझे लगता है सारे सवाल जवाब हो गए और बहुत सारी जानकारी प्रवीण भाई से मिली और हमारी कोशिशें भी आपके सामने आई। आपने समय दिया, माधवी डेयरी ने हमें बुलाया और समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।